नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए रणभेरी बजने के साथ ही चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक बार बहुत ही आक्रामक अंदाज में ऐसा लगता है कि आमने सामने नजर आते हैं, क्योंकि ये चुनाव ऐसा लगता है दोनों ही पार्टियों के लिए इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस जहां ये चाहती है कि वो लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर एक रिकॉर्ड बनाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐसा मानकर चल रही है कि ये उसके लिए अस्तित्व का संघर्ष है, डू और डाई का बैटल है, करो या मरो का संघर्ष है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार की कमान अपनी दल की एक ऐसी नेता को सौंपी है जो हिंदुत्व को सिंबलाइज करती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की प्रतीक हैं। हालांकि वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन पार्टी उन पर इतना डिपेंड कर रही है, इतना रिलाय कर रही है कि केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो 3 दिन दिल्ली में देती हैं और 4 दिन मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से अपने तूफानी दौरे करती हैं। इस बार का चुनावी संघर्ष पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि बहुत ही दिलचस्प होगा और उन नेता जिनके ऊपर यह दायित्व चुनाव प्रचार का बीजेपी ने सौंपा है, उनके पॉलिटिकल एरिना में, राजनीतिक परिदृश्य में आने से ये चुनावी घमासान बहुत ही दिलचस्प हो गया है। आज हमारे साथ कोई और नहीं, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री उमा भारती जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे खरी खरी में। उमा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आपने संन्यास लिया हुआ है, आप सन्यासिन हैं, भगवा वस्त्र पहनती हैं, तो क्या हम ये माने कि गुजरात की लाइन पर मध्य प्रदेश में भी इस बार हिंदुत्व वाला जो है, क्योंकि आप हिंदुत्व की एक बिल्कुल मूर्ति मंत्र प्रतीक हैं, तो उसी लाइन को मध्य प्रदेश में भी हम फॉलो कर रहे हैं? हिंदुत्व में मेरी आस्था है, इसमें कोई शंका नहीं, और मैं हिंदुत्व को राष्ट्र की प्राण शक्ति मानती हूँ। बल्कि मैं मानती हूँ कि हिंदुत्व ही इस राष्ट्र की जीवंतता का आधार है। लेकिन चुनाव में तो वो बातें सामने आनी चाहिए जिनसे लोगों के हित जुड़े होते हैं। मध्य प्रदेश में लोगों के जो हित हैं वो सड़कों से, रोजगार से, पानी से, बिजली से, दैनिक वेतनभोगियों की बहाली से, इन सब से जुड़े हुए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में तो हम इन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाएंगे। उमा जी, लेकिन पिछले चुनाव से अगर हम तुलना करते हैं, पिछले चुनाव में देखते हैं तो ये भूमिका आपकी नहीं थी। अभी चुनाव में लगभग 8, 9, 10 महीने का समय हम कह सकते हैं, इतना लंबा समय है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने इतनी गंभीरता से कि केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होने के बावजूद आपको ये कहा गया है कि आप 3 दिन दिल्ली में दीजिए, 4 दिन मध्य प्रदेश में। उसका कारण है कि इस प्रदेश की जो मुख्य समस्या है वो इस प्रदेश के नौजवान की समस्या है, वो है बेरोजगारी की समस्या। शिक्षाकर्मी की नियुक्ति परमानेंट नहीं हो पा रही, दैनिक वेतन भोगियों की बहाली नहीं हुई, 70 लाख नौजवान अभी बेरोजगार हो चुका है। इसलिए इस प्रदेश का जो नौजवान है उसके साथ मेरा जिस प्रकार का तादाद में होता है, उसको ध्यान में रख करके वेंकैया नायडू ने घोषणा की कि चुनाव प्रचार अभियान की कमान मुझे सौंपी जाएगी। इसके पीछे और कोई मकसद रहा हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, सिवाय इसके कि मैं इस प्रदेश के नौजवानों को आलोड़ित करके अपने साथ ले जा सकती हूं। आपको नहीं लगता कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम वर्मा जी थे, जो अब आपका पूर्व मंत्रालय संभाल रहे हैं, केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय जो है, जो पहले आपके पास था, पिछले 4-5 महीने से ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की बिल्कुल उन्होंने या तो सुध नहीं ली या उनको कह दिया गया कि आप मध्य प्रदेश से दूर रहिए? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वर्मा जी को ये कहा गया हो कि आप मध्य प्रदेश से दूर रहिए, क्योंकि वर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत अच्छे अध्यक्ष रहे हैं। उनके समय पर पार्टी ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी देखी गई 2.5-3 लाख जो प्रशासन ने स्वीकार किया, वो विक्रम वर्मा के अध्यक्ष के कार्यकाल में ही रैली हुई थी बहुत बड़ी। अभी 1 साल भी नहीं हुआ उस बात को। मुझे लगता है कि उसके कारण शायद ये रहे होंगे कि वर्मा जी जैसे ही मंत्री बने तो वो उसके गेम्स आ गए थे, कोरिया के जी, एशियन गेम्स आ गए थे, और उसकी तैयारियां उनको बहुत करनी पड़ी होंगी। और आपको पता नहीं, यूथ और स्पोर्ट्स जो है ना, ये बहुत डिमांड करता है मिनिस्टर की प्रेजेंस को, वो कारण होगा। बाकी 1-2 जगह तो वो कार्यक्रमों में रहे ही हमारे साथ में। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, उनको इस तरह से प्रदेश के बारे में, जबकि इतना आप लोगों ने इतना जबरदस्त ढंग से एक चुनाव अभियान अपना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें उनकी कोई भूमिका नजर ही नहीं आती? वो किसी सभा में आपके साथ नजर नहीं आया मध्य प्रदेश में? जिला बैठकों में आने के लिए हर केंद्रीय मंत्री को कहा गया है, क्योंकि मुझे विशेष रूप से इसलिए कहा गया क्योंकि मैं चुनाव प्रचार अभियान की कमान लिए हुए हूँ, तो इसलिए मुझे अपना रीशेड्यूलिंग करना पड़ा। वो आएंगे, जब मालवा के क्षेत्र की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर आएंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते आ रहे हैं, शिवराज जी आ रहे हैं, वो भी आएंगे। अच्छा, हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं मुद्दों की। उमा जी, आपने कहा कि हिंदुत्व मुद्दा नहीं होगा, तो मुद्दे मध्य प्रदेश में क्या होंगे? हिंदुत्व तो कभी मुद्दा होता भी नहीं है। जन भावनाएं जब भड़क उठती हैं तो कोई राजनीतिक दल उसकी अनदेखी नहीं कर पाता है। आप ये ध्यान रखिए कि हिंदू कभी धर्म के नाम पर वोट देना पसंद नहीं करता है। हिंदू धर्म को बहुत ही निजी और जाति मामला मानता है, और यही बात है जो इस देश में लोगों की समझ में भी नहीं आ पा रही है। जैसे विवेकानंद जी कहा करते थे ना कि कुएं के मेढक को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि समुद्र क्या होता है। इसलिए हिंदुत्व को समझने के लिए तो हिंदू ही होना पड़ेगा, और कई लोग तो हिंदू होके भी राजनीति करते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व को हम कभी मुद्दा नहीं बना सकते। कभी हिंदुत्व मुद्दा बनता भी, ये भावना है सिर्फ,
और इस भावना पे जब आप ठेस पहुंचाओगे, अपमान करोगे, तो जरूर वो मुद्दे में बदल जाएगी। फिर जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में जो दलित एजेंडा जो सरकार ने बनाया है, वो सरकारी एजेंडा है, उस पर पुस्तक पर सरकार की मोहर लगी है। उसमें लिखा है कि देश का 23 करोड़ दलित जब तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ देगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री एक एजेंडा जारी करे, उसमें हिंदुओं का सीधा अपमान हो, इससे तो भावनाएं भड़केंगी। लेकिन मैं उल्टा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि चुनाव जो है वो सड़क पर, बिजली पर, पानी पर और रोजगार पर हो। मुझे पता है कि दिग्विजय सिंह जी तोगड़िया की शरण में भाग रहे हैं, गुजरात की शरण में भाग रहे हैं, दंगे की शरण में भाग रहे हैं, गोली चलाने की शरण में भाग रहे हैं, लेकिन मैं उनको वापस इधर ही लाना चाहती हूँ। उमा जी, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुत्व तो आप लोगों का ऐसा है बिल्कुल अनअवॉइडेबल ऐसा पार्ट हो गया। आपने दलित एजेंडे की बात की, उसमें भी आपने हिंदुत्व नहीं, हमने नहीं लिया ना जी। अरे आप क्या बात करते जी, आपने वो मुद्दा तो निकाल लिया कि इसमें भी हिंदू की बात कही गई है कि आप मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही। आप सुनो ना, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको दुख नहीं हो रहा है इस बात का? अगर आपको दुख नहीं हो रहा है तो आई एम सॉरी। नहीं, आप किस नहीं, इसलिए कि हम तो किस दुख की बात सांप्रदायिकता करें कि 23 करोड़ जब तक दलित, तब तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ देंगे, उनकी मुक्ति नहीं, नहीं फिर होगी। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं एक हिंदू या हिंदुत्व से जुड़ी हुई बात आपने दलित एजेंडे में भी निकाल ली। क्योंकि दलित एजेंडा में ये बात जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, ये जानबूझ करके हिंदुओं का अपमान करने के लिए की गई। दलित एजेंडा में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपने उसमें एक ऐसा ही पर्टिकुलर मुद्दा ढूंढा जो हिंदू या हिंदुत्व की बात करता है। क्योंकि ये संविधान की धारा का उल्लंघन है, सीधा सीधा धारा 14 का और धारा 15 का। तो ये आप किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। ये बताइए कि हिंदुत्व क्या है? क्या हिंदू और मोदित्व जो बात चली, क्या हिंदुत्व ही मोदित्व हो गया है? नहीं, आप ऐसे मत करिए प्लीज। हिंदुत्व तो राम और कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और हिंदुत्व को मोदित्व कह करके आप स्वयं अपना अपमान कर रहे हैं और इस देश के 80 करोड़ लोगों की बेइज्जती। ये उमा जी, लेकिन आपको क्या नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व की व्याख्या जो है उसको लेकर बहुत सारा भ्रम है? ये किस वजह से है? मैं आपको कारण बताती हूँ। उसका कारण तो बहुत पहले हो गया। जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो मुस्लिम समुदाय भी आजादी की लड़ाई में भागीदारी करे। उसमें कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में पहले वंदे मातरम सेक्रीफाइस हुआ, फिर भगवान ध्वज सेक्रीफाइस हुआ, फिर उसकी एक धारा चल पड़ी और वो आज़ादी के बाद भी निरंतर चलती रही। पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद में भी वो धारा निरंतर चलती रही। और समाजवादी विचारधारा जो कि हमारे देश में पनपी, उसमें सेक्युलर होने की होड़ में हिंदू को गाली देने से मुसलमान खुश होगा, ये धारा जो चलती गई वो आज तक चल रही है। जैसे आप भी देखिए ना, मुझे आप भी अभी कह रहे हैं, मुझे अजीब लगा कि आपको बुरा क्यों नहीं लगता कि ऐसी बात उस किताब में लिखी हुई है। मुझे तो लगता है कि मीडिया को निंदा करनी चाहिए थी पहले इसकी, क्योंकि उनको पहले पढ़ लेना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही उनका रोल पहले था, मैं कुछ और कह रही हूँ कि हमको ये बुरा क्यों नहीं लगता, मुझे इस पे आश्चर्य है। और हिंदुत्व को मोदित्व, ये सब बातें कहना भी मुझे बहुत गंदी लगती है। तो आप ये मानती हैं कि हिंदुत्व तो राम और कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मतलब है, आप ये भी मानती होंगी निश्चित रूप से कि हिंदुत्व का मतलब राम मंदिर नहीं है? राम मंदिर बिल्कुल हिंदुत्व का मतलब नहीं। हिंदुत्व राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है, वो राम के लिए नहीं लड़ी। मैंने तो इसलिए लड़ी कि बाबर ने मंदिर तोड़वाया क्यों? मस्जिद बनानी थी तो बगल में बना देता, वहीं क्यों बनाई जहां मंदिर था? उसी को कौन तोड़वाया? तो इसका मतलब उसने इबादत के लिए नहीं बनाई, वो मेरी बेइज्जती करने के लिए, मेरे देश का अपमान करने के लिए बनाई। इसलिए वो तो राष्ट्र का मंदिर है। आप राम का मंदिर तो सिंबॉलिक है वो। उमा जी, क्या आपको नहीं लगता कि इसी मुद्दे पर आकर बात उलझना शुरू हो जाती है? उलझने नहीं, आप लोग उलझाते हैं। नहीं, ये तो आप मीडिया पर हमेशा ये बात डाल देती हैं, लेकिन यहाँ आप उलझाते हैं क्योंकि बात अभी आपने आप एक बात पक्की मान लीजिए, 21वीं सदी में अब पूरा मामला इसी पे घूमेगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या हो, हिंदुत्व क्या। अब कोई नहीं बचेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व 21वीं सदी का मुख्य मसला होगा। नहीं, इस पर सबको क्लियर होके बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब बातें खुल गई हैं कि प्रॉब्लम हिंदुत्व नहीं है, प्रॉब्लम हिंदू नहीं है, प्रॉब्लम तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। और पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार कर लिया है कि ये पूरी दुनिया की समस्या है, खाली भारत की समस्या नहीं है। और इसलिए हिंदू की उदार छवि खुद उभर के सामने आने लगी है। इसलिए अब जो मामला पहले चला, 50 साल तक लगातार चला, जिसमें हिंदू को गाली देना, उसकी बेइज्जती करना और फिर उसमें वोट हासिल करना, अब वो स्थिति नहीं रह पाएगी। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे की। उमा जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी प्रॉब्लम्स, जिस तरह से काम चल रहा है, आने वाले कुछ महीनों में ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है, ये मुद्दे नहीं रहे, बिजली भी खूब मिलने लगी, सड़कें भी दुरुस्त हो गई, तो फिर आपके पास क्या मुद्दा बचेगा? बहुत मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार यहाँ एक मुद्दा है, बेरोजगारी यहाँ पर एक मुद्दा है, विकास की दर में मध्य प्रदेश का पिछड़ आ गया। और अगर वो दिग्विजय सिंह के हाथ में लग गया, उसने कहा बोल मेरे आका मैं क्या कर दूंगा, दिग्विजय सिंह ने कहा बना दे सड़कें, उसने बना दी 24 घंटे में, तो अलग बात है। लेकिन अलादीन के चिराग के जिन्न के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं लगता मध्य प्रदेश के निदान का। लेकिन अगर वो कर दें तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और वो इसलिए शुभकामनाएं हैं क्योंकि मुझे तो प्रदेश की जनता का पहले देखना है। एक छोटे से ब्रेक का है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत। इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय कोयला और खान मंत्री उमा भारती जी, जिनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। खरी खरी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कैंपेन संभालने वाली उमा भारती जी। उमा जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, वहां भी आप काम कर रही हैं और बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश आप कर रही हैं, और आपका ये भी कहना है कि आप कहीं से मध्य प्रदेश में आप जो कैंपेनिंग कर रही हैं उससे वहां का काम सफर ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये आपकी हेल्थ की कॉस्ट पे ये काम हो रहा है? आपकी मैं सेहत तो अभी बहुत छोटी हूँ, तो मैं मेहनत कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 दिन दिल्ली में, 4 दिन मध्य प्रदेश में, इतना सब कुछ, फिर वही बात आ जाती है कि क्या आप ही क्यों, क्या बाकी लोगों में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था? बहुत आप जोशी जी को काम करते हुए देखिए, हमसे ज्यादा मेहनत तो जोशी जी कर रहे हैं, कप्तान सिंह जी सोलंकी जी कर रहे हैं, बाबूलाल गौर जी कर रहे हैं। जोशी जी मुझसे उम्र में 31 साल बड़े हैं, लेकिन आप उनको मेहनत करते देखेंगे। मुझे कर दिया तो आपको क्या लगता है, क्या घर का मामला क्यों इस तरह से एकदम सरफेस पे आ गया? क्या घर में ही ये प्रॉब्लम नहीं सुलझाई जा सकती थी? मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये भूल गए कि मैं सन्यासी हूँ, मैं घर छोड़ चुकी हूँ। तो आज से 12 साल पहले घर छोड़ चुकी। उमा जी, क्या आपको नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो भले ही वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो आपने संन्यास ले लिया है, आप इन सारी चीजों से मुक्त हो गई हैं, बाहर होंगे, लेकिन वो जब आपको लक्ष्य करके इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्होंने काफी आक्रामक अंदाज में आप पर आरोप भी लगाए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या उनको पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह, राजनीतिक हथियार की तरह कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, या आपको लग रहा है कि उनको एक तरह से बिल्कुल फंसा कर आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? कुछ इस विषय पर कुछ बोलने नहीं चाहती। अच्छा, अगर वो उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में जा सकते, तो आप उनको कांग्रेस में जाने से रोकने के लिए तो कोशिश करेंगे? मैं तो एक लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ इस विषय पर। मैंने आपको मेरा इस विषय पर पूरे समय पेजर्स का जो मुंह खुलकर कुछ चीजें बताना नहीं चाहती हूँ, आपका ये स्टेटमेंट रहा है, लेकिन जरूर ये सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में जो आपने बहुत ताकत से एक मूवमेंट शुरू किया था, उसको मझधार में क्यों छोड़ दिया? मैं कुछ बातें खोलूंगी नहीं कभी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे उसका बहुत दुख है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी में 2-3 घटनाओं का दुख है, जैसे एक तो मुझे अपनी माँ की मृत्यु का बहुत दुख होता है। मैं आज तक, मेरी माँ को मरे हुए 21 साल हो गया, लेकिन मैं सदमे से उभरी नहीं हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे माँ 1 घंटे पहले मरी हो, इतनी दुखी रहती हूँ मैं। इसी प्रकार से मुझे अपने कुत्ते के मरने का भी बहुत दुख रहता है। वो अचानक ब्लड कैंसर उसको हुआ, वो कुत्ता मेरा मर गया। ऐसी 2-4 घटनाएं हैं, लेकिन ये दैनिक वेतन भोगियों की जो घटना है, उसका भी मेरे मन पर बहुत गहरा असर है कि मैं उनको बहाल नहीं करवा सकी। और तुलसीदास ने रामायण में लिखा ना, यही दुख दाह दाह ने तो छाती, भूख ना बासर नींद न राती, रात में नींद नहीं, दिन में भूख नहीं, हृदय दहकता रहता है दुख से। ये दुख मेरे अंदर रहता है। इसलिए जब मेरी पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी, तो जो भी मुख्यमंत्री यहाँ भाजपा का होगा, मैं पहली चीज उससे वास्तव में दक्षिणा के रूप में मांगने जाऊंगी कि दैनिक वेतन भोगियों की बहाली कर दो, ताकि मैं शांति के साथ जी सकूं। उमा जी, इसी मामले को लेकर एक बात ये कही जाती है कि इस तरह की कुछ और चीजें भी आपके साथ जुड़ी रही कि आपने बहुत जोर शोर से एकदम शुरुआत की और फिर एकदम से जैसे कि मूड ऑफ होता है, आपने बटन ऑफ कर दिया और कहा अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप बार बार एक कहती हैं बात की, ना मैं मुख्यमंत्री पद की होड़ में शामिल हूं, ना मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है। जब आप केंद्रीय मंत्री हैं तो इन दोनों पदों को लेकर क्या समस्या है? क्या आपको क्या लगता है कि क्यों आप ऐसा बार बार कहती हैं? नहीं, मैं ऐसा कहती नहीं। क्या है, आप लोग पूछते हैं ना अजीब ढंग से, सुना है आप मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, तो मैं उत्तर में दे देती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हूँ। ऐसा होता है, पूछने वाले के उत्तर में ऐसा बोल, अपने मन से नहीं बोलती। शामिल है? नहीं शामिल हूँ। जब वो पूछते हैं तब मैं बोलती हूँ। आप लोग जो पूछते हैं उसके रिस्पॉन्स में बोलती हूँ, मेरा डिक्लेरेशन नहीं होता है वो। जी, अगर पार्टी ने कभी आपको चुना, चूंकि मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस समय केंद्र में आप चुनाव प्रचार के हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत ही लगता क्या है, वो निश्चित रूप से वही बात है कि आप ही केंद्र बिंदु में बीजेपी की नजर आती हैं। पार्टी ने अगर आपको कहा कि आपको सीएम हमने डिक्लेयर कर दिया है और अब 2-3 महीने पहले इलेक्शन के आपको बाकायदा घोषित करके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव एरेना पे उतार दिया, तो आप मानेंगी फिर बात? आप यकीन करिए, मेरी एक निजी विधायक अपने नेता को चुने, और मैं अपनी ये धारणा जब भी ऐसी कोई बात आएगी पार्टी के सामने रखूंगी। लेकिन ऐसा बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि पिछले इलेक्शन में भी आपका कोई मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं था, उसका नुकसान पार्टी को हुआ। इस बार शायद आपके जो संगठन मंत्री हैं कप्तान सोलंकी जी, वो कह चुके हैं कि अगर उमा जी को लेकर ऐसा लगता है, वो फीलिंग जाती है, तो हमें इससे कोई परहेज नहीं है। जब मौका आएगा तो मैं बताऊंगी अपनी प्रतिक्रिया, लेकिन मैंने अपनी धारणा तो बता ही दी, जिस पर मैं विश्वास करती हूँ कि जनता विधायक को चुनेगी, विधायक अपना नेता चुनेंगे। मतलब जो होड़ से बाहर रहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ आपको निर्देश मिलते हैं तो आप उस समय नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह तीसरी बार सरकार ना बना पावे, इसमें तो मुझे अपनी जिंदगी की पूरी ताकत झोंक देनी, पूरी, बिल्कुल। मतलब शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब। मैंने अपनी मिनिस्ट्री भी झोंक दी। मैंने खुद दिग्विजय सिंह को प्रस्ताव रखा है कि मैं 18 महीने के अंदर 3 पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए तैयार हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहो हमसे करार करे। हर तरह से मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, लड़ने, सड़क पे, आकाश में, जल में, थल में, नभ में, हर जगह पे। वो मेरा लक्ष्य। बाकी बातें मैं सोचती नहीं हूँ। लेकिन आप तो पूरी ताकत लगा रही हैं उमा जी, क्या बाकी लोग भी ताकत आपकी पार्टी के लगा रहे हैं? मैं आपको बता ही नहीं हूँ।
कैसा मेहनत कर रहे हैं ये लोग। गौर जी, कैलाश जी जोशी जी, कप्तान सिंह सोलंकी जी, शेजवार जी, आप देखिए कितना मेहनत लेकिन कर जो रहे हैं। जनरल इंप्रेशन है वो तो ऐसा ही लगता है कि आपको भी मध्य प्रदेश में मैंने इसीलिए रीजन लाया आपको गया। रीजन आपको बताई हूँ ना कि रिलेटिवली नहीं हूँ ना उनकी तुलना में, इसके कारण ऐसा लग रहा है। आपको एक न्यूज वैल्यू जिसकी चाहिए होती है ना, उसके कारण ऐसा आपको लग रहा होगा, लोगों को भी लग रहा आपकी होगा। पार्टी के कई विधायकों के बारे में, कई नेताओं के बारे में ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ उनकी बड़ी प्रॉक्सिमिटी है, बड़े अच्छे संबंध है, बल्कि ऐसा कई बार कहा जाता है कि मैनेज कर लिया गया है उनको बिल्कुल। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनकी पूरी ताकत लगेगी चुनाव में? कौटिल्य का जो राजनीति शास्त्र है ना, उसका एक कथन यह भी है कि अपने विरोधी को अपना मित्र साबित करके उसको लोगों की नज़र में संदिग्ध कर दो। और दिग्विजय सिंह को यह महारत हासिल है। उन्होंने मीडिया को भी संदिग्ध किया। आपने देखा होगा जिस तरह से वो एक कैसेट जारी हुआ था जिसमें मीडिया के लोगों के साथ उनकी बातचीत थी, उन्हें साबित करने की कोशिश की थी वो मीडिया के लोगों को पैसा देते हैं। अपोजिशन के लीडर्स को भी संदिग्ध साबित कर दो। ये तो दिग्विजय सिंह के जो राजनीतिक कौशल है उसका एक अंग है। लेकिन जब जनता का घूसा पड़ता है ना, तो सारे कौशल धराशायी हो जाते हैं। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी, यही घुसा आपकी स्ट्रैटेजी होगी इस चुनाव में? जनता का घूसा, हमारी नहीं। मैं तो लोगों को ये कह रही हूँ कि मुट्ठी बांधो एक। मध्य प्रदेश में बीजेपी में कई बार ऐसा लगता है कि बार बार सतह पे मतभेद, मनमुटाव सामने आते हैं। आप लोगों ने गौरीशंकर शेजवार जी की हम अगर बात करें तो बढ़िया काम कर रहे थे। आपने खुद कहा कि उनका काम ठीक था, उनको हटाना उचित नहीं था, लेकिन उनको हटाकर उनका जो रिप्लेसमेंट किया गया गौर साहब, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनसे कुछ बेहतर तो वही थे। अच्छा, मेरे को लगा आप वापस उस पर लौट रहे हैं दिग्विजय, क्योंकि ये बात बार बार आती है दिग्विजय सिंह वाली। अच्छा, ओके। गौरीशंकर शेजवार जी ने स्वयं स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए जहाँ पे निर्णय हुआ वहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है। शेजवार जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन गौर जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े सीजन लीडर हैं। लेकिन आपको क्या लगता है नहीं कि जिस तरह से उनको हटाया गया वो ठीक नहीं था? हटाया कहाँ गया, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा उनसे मांगा गया, ये आप भी जानते हैं। उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। ये तो फिर बहुत उस तरह की बात है। ये आप भी पूछ लीजिए ना शेजवार जी से हमारी बात हुई, मेरे बड़े प्रिय भाई हैं, उनसे पूछिए ना। शेजवार जी ने खुलकर यूज करते हुए कहा कि एक केंद्रीय मंत्री की भूमिका होने पक्ष के नेता के पद से हाथ धोना पड़ा। मैं तो टाक से ठीक हो जाना है। कांग्रेस को तो कैंसर लग गया है वंशवाद का। नेहरू जी, तो उनकी बिटिया इंदिरा जी के बाद में फिर राजीव जी के बाद में सोनिया जी के बाद प्रियंका जी के बाद में उनका बेटा जी। तो इसलिए कांग्रेस तो ब्लड कैंसर और थर्ड स्टेज पे पहुंच गई, मतलब मरना ही है, कोई और उपाय नहीं। ये तो जुकाम और नजले के जैसे रोग हैं, हम दवाई दे रहे हैं, ठीक कर लेंगे। आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, कहीं जाइएगा मत। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सितारा प्रचारक और केंद्रीय कोयला और खान मंत्री उमा भारती जी, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश खरी खरी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सितारा प्रचारक और केंद्रीय कोयला और खान मंत्री उमा भारती जी। उमा जी, एक बात मध्य प्रदेश के बारे में और कही जा रही है, उसके बारे में बहुत साफ साफ वर्जन आपकी पार्टी के लीडर्स की तरफ से नहीं आता है। कोई कह देता है होगा, कोई कहता है नहीं होगा। ये बात है उत्तर प्रदेश की लाइन पर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की। आपका व्यक्तिगत मत क्या है इसको लेकर? मेरा मत यह है कि मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक चरित्र है उसमें दो ही पार्टियां महत्वपूर्ण हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरी पार्टी का रोल यहाँ लगभग इनसिग्निफिकेंट रहता है। और इसलिए यद्यपि बसपा का कुछ प्रभाव है विंध्यांचल पर और कुछ बुंदेलखंड के हिस्सों में, लेकिन वो प्रभाव इस प्रकार से है कि हमें नहीं लगता है कि हमें अकेले हम नहीं लड़ सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड मतों से हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि हम गुजरात के तर्ज पे, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे पब्लिक के मूड का बहुत आकलन होता है, क्योंकि मैं पब्लिक से संपर्क कभी नहीं खत्म करती। मेरा जीवन संपर्क रहता है लोगों के साथ। आपको मेरे संपर्क करने के तरीके भी नहीं मालूम होंगे। मैं वॉक करने निकल जाती हूँ रेलवे स्टेशन, और इसलिए नहीं कि ये सब करने के लिए, सहज में निकलती हूँ मैं और लोगों से मैं खूब बात करती हूँ। और मैं कभी नेताओं वाले स्टाइल में बात भी नहीं करती हूँ, जैसे आप अपने घर में भाई बहनों से करते हो ना, इसी तरह से बात करती हूँ। मैं दावा कर सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐसी होगी जो पहले कभी नहीं हुई होगी। यहाँ पर प्रचंड मतों से जीत होगी। ये स्थिति मध्य प्रदेश में बनने वाली, हमें नहीं लगता है कि हमें किसी के साथ समझौता करने की स्थिति आएगी। आप क्लेम कर रही हैं कि प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में जीतेगी। उधर दिग्विजय सिंह भी ये क्लेम करके बैठे हैं कि 10 साल तक कोई पद नहीं लेंगे। दिल बहलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है। आप भी कुछ ऐसा, कुछ इसी लाइन पे आप भी कुछ कह रही हैं क्या कि अगर पार्टी की सरकार नहीं बनी तो आप भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं चुनाव में, आप भी कुछ इस तरह का कमिटमेंट शो करके दिखाती हैं कि लोगों तक? तो वो बोलेगा ना जिसको शंका होगी। मुझे तो शंका ही नहीं है। दिग्विजय को तो शंका है कि अगर सरकार नहीं बनी तो मैं संन्यास ले लूंगा। इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है
मेरा तो अनकॉन्फिडेंट कि सरकार बननी ही है, तो मैं दूसरी बात क्यों कहूँ। मध्य प्रदेश में ऐसा कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की भी कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होगी और अरुण जेटली जी के बारे में भी सुना जा रहा है, तो क्या क्या आपको लगता है कि ये दोनों लोग मध्य प्रदेश आने वाले हैं? अरुण तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनको जो जिम्मेवारी दी जाएगी वो निभानी पड़ेगी। अभी तो हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव राजनाथ सिंह जी हैं वो यहाँ के प्रभारी हैं। नरेंद्र मोदी की भी निश्चित रूप से वो इस समय पर हमारे सितारे हैं, पूरा देश उनको सुनने और देखने के लिए लालायत रहता है। तो ऐसे प्रचार करने वाले जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो तो आएंगे ही। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आएंगे, बहुत समय लगाएंगे। उमा जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक और केंद्रीय कोयला और खान मंत्री उमा भारती जी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि मध्य प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर वो बात उठा रही हैं, हिंदुत्व की हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जानना चाहा, लेकिन उन्होंने फिर उस बात को लेकर ये कह दिया, फिंगर अक्रॉस किया मीडिया के ऊपर कि ये बात बार बार आप ही लोग करते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा आप ही लोग उठाते हैं, सांस्कृतिक बात फिर वहीं उलझ कर रह गई। बहरहाल मध्य प्रदेश में इस बार बहुत ही दिलचस्प चुनावी बैटल होगी और उसके सेंटर में बीजेपी की एक बहुत ही ताकतवर लीडर के रूप में उमा भारती जी सामने आई हैं और हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार का जो चुनावी समर होगा वो देखने लायक होगा, काफी दिलचस्प होगा। ये कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं। हम ये जरूर चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहें, हमें ये बताते रहें कि इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं। और उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, खरी खरी ETV मध्य प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 1153, माध्यमिक शिक्षा मंडल, पोस्ट ऑफिस, भोपाल। नमस्कार।